नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर के समीप माता कौशल्या की जन्मभूमि चंदखुरी है, जहां पर शीघ्र ही भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज धर्मपत्नी मुक्तेश्वरी बघेल और परिवार के सदस्यों के साथ चंदखुरी पहुंचकर वहां पर स्थित माता कौशल्या के प्राचीन मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। उन्होंने मंदिर के सौंदर्यीकरण और परिसर के विकास के लिए तैयार परियोजना की विस्तृत जानकारी भी ली है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि मंदिर के सौंदर्यीकरण के दौरान मंदिर के मूल स्वरूप को यथावत रखते हुए यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाएगा। रायपुर से बहुत ही नज़दीक में चंदखुरी ग्राम में माता कौशल्या के बहुत ही दर्शनीय मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर है और भगवान राम के ननिहाल के रूप में हम सब जानते हैं। वैसे अनेकों बार यहाँ आने का अवसर मुझे मिला और ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि इसके सौंदर्यीकरण और विस्तार के लिए हम लोगों ने भूमि पूजन किया था और अब उसके टेंडर वगैरह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अगस्त तीसरे सप्ताह में इसका निर्माण भी शुरू होगा। ग्रामीण जनों में बहुत उत्साह है, बहुत श्रद्धापूर्वक इन लोगों ने निर्माण भी किया था, तो इसमें और अच्छा विस्तार हो, लाखों लोग दर्शन के लिए आएंगे तो उनकी सुविधा के हिसाब से इसको विकसित भी करना है। राम वनगमन पथ का निर्माण भी, उसकी भी तैयारी हमारी चल रही है। सारी प्रक्रियाएं लगातार चल रही है और हम लोग लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना महामारी के रोकथाम पर जानकारी दी है और इसके अलावा कांग्रेस नेताओं पर भी नरोत्तम मिश्रा जमकर बरसे हैं। बात और आपके माध्यम से चूंकि ये विषय निकला है तो मैं कहना चाहूंगा कि हम मध्य प्रदेश में 10 जेलें अस्थायी जेल के रूप में निर्माण और कर रहे हैं। इन 10 जेलों का अलग अलग जिला जेलों में जहां हमारे कैदी आते हैं तो वो कोविड से इफेक्टेड तो नहीं है, इसके लिए उन अस्थायी जेलों में पहले रखा जाएंगे। जांच रिपोर्ट होने के बाद ही उन्हें अंदर बैरक में लिया जाएगा। अब पूछें सर, पीसीसी चीफ कमर बजट आया है, उसके अंदर किसानों का ध्यान नहीं दिया गया और निराशाजनक बता है। मैंने भी वो क्या ट्वीट था कि वो था। वैसे तो कांग्रेस पार्टी में एक बात बताऊं आपको, ट्विटर तक ही सीमित रह गई है वो। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के लोगों को भी हो रहा है और भाजपा के लोगों को भी हो रहा है, आम जन को भी हो रहा है। देखिए, बीमारी कोई भी हो, ये पार्टी देख के नहीं आती, जाति देख के नहीं आती, गरीबी और अमीरी देख के नहीं आती। रोग है, रोग के उपचार के बारे में कांग्रेस चिंता करे वो तो समझ में आता है। खुद जुलूस निकाला इंदौर में तो काय का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया था। हम पर उंगली उठाने वालों 3 उंगली आपकी तरफ उठ रही। सज्जन वर्मा ने पत्र लिखा अभी भागवत को, दिग्विजय सिंह ने पत्र लिख दिया मोदी जी को लोकतंत्र बचाने के लिए। कांग्रेस में जो लागू किया जाए। अच्छा, ये दल बदलू कानून का अच्छी जानकारी तो उनको सबसे अच्छी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष दे देंगे। देश के अंदर सर्वाधिक दल बदल कराए हैं कांग्रेस पार्टी ने। वो चाहे तो इस विषय पर लिस्ट वो जारी कर दे, हम जारी कर देते हैं। क्या अभी तक कितनी सरकारें इन्होंने दल बदल के गिराई? और ये क्यों लिखते हैं भाई मोदी जी को पत्र? क्यों लिखते हैं संघ के प्रमुख को पत्र या अमित शाह जी को पत्र या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र? भाई पहले आप अपनी पार्टी के अंदर तो देखो स्थिति क्या है, वहां लिखो। वहां के जवाब से असंतुष्ट हो तो और कहीं लिखो। आखिर में हम ही आपका मार्गदर्शन करें क्या? मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर निशाना साधा है और कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने और नियमों का मजाक उड़ाने का आरोप उन्होंने नरोत्तम मिश्रा पर लगाया है। आता है कि प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कोरोना की प्रोटोकॉल व गाइडलाइन का जरा भी पालन नहीं करते हैं। न वे मास्क लगाते हैं, न 2 गज की दूरी रखते हैं और न नियमों का पालन करते हैं और लगातार नियमों को तोड़ते रहते हैं, नियमों का मजाक उड़ाते रहते हैं। तो कहीं न कहीं ये प्रदेश की जनता पे एक इसका गलत प्रभाव जाता है कि एक प्रदेश का इतना जिम्मेदार मंत्री यदि इस तरह कोरोना के नियमों को पालन नहीं कर रहा है तो जनता को किस हक से पालन कराया जा रहा है नियमों का? किस हक से मास्क नहीं लगाने पर उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है?
किस हद से उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही और मंत्री खुलेआम घूम रहे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। कायदे से तो नरोत्तम मिश्रा के ऊपर दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन चूंकि भाजपा की सरकार है, गृह मंत्री है, तो उन पर कार्रवाई करने का साहस तो किसी में नहीं है। तो कांग्रेस ने आज एक इनाम की राशि रखी है कि जो भी मंत्री नरोत्तम मिश्रा को, जो प्रदेश के गृह मंत्री है, कोरोना का मास्क पहनने के लिए, 2 गज की दूरी रखने के लिए, प्रोटोकॉल व नियमों का पालन के लिए बाध्य व राजी करेगा, उसे कांग्रेस इनाम के रूप में 11,000 की राशि देगी, प्रदेश हित के लिए देगी। क्योंकि कहीं न कहीं मंत्री यदि कार्यक्रमों में जाते हैं और मास्क नहीं लगाते हैं तो कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा है। तो प्रदेश के नागरिकों के हित में, जनता के हित में कांग्रेस से इनाम की राशि रख रही है और जो भी इस मंत्री को नियमों का पालन कराएगा, कांग्रेस सहर्ष रूप से यह राशि उसे सौंपेगी। मध्य प्रदेश के भोपाल से बीजेपी सांसद और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जान से मारने की धमकी मिली है। इसे लेकर के प्रज्ञा ठाकुर ने भोपाल के कमला नगर थाने में मामला भी दर्ज करवाया है और पुलिस के मुताबिक प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि उन्हें कई बार अज्ञात फोन नंबर से धमकी मिली है और कुछ दिन पहले साध्वी प्रज्ञा ने हनुमान चालीसा की आध्यात्मिक शक्ति के जरिए कोरोना वायरस के ठीक होने की बात कही थी। पुलिस के मुताबिक धमकी देने वाले ने कहा है कि खूब हनुमान चालीसा करवाओ पर जिंदा नहीं बचोगी। वहीं सांसद प्रज्ञा ने कहा है कि अधर्मी लोग लगातार उन्हें धमकी दे रहे हैं, लेकिन वो किसी से डरती नहीं हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग अपनी पहचान नहीं बता सकते वो क्या किसी को डराएंगे। देशभक्त कभी डरते नहीं हैं, क्रांतिकारी लोग कभी डरते नहीं हैं। हमने जन्म राष्ट्र रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए लिया है और वो कर रहे हैं। ये करते करते यदि हम समाप्त हो जाते हैं तो हमें हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और उसके बाद हम पुनः जन्म लेंगे। हम तो पुनर्जन्म की परंपरा में चलते हैं, तो हम पुनर्जन्म लेंगे और उसके बाद फिर राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए निरंतर रहेगा। हमारा हर जन्म देश की रक्षा के लिए होगा। एक विशेष धर्म के व्यक्ति ने पहले आपको खत लिखकर धमकी दी गई थी, इस बार भी ऐसा कुछ है? निरंतर विधर्मी लोग ऐसा कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। रेगुलर हमें फोन पे धमकियां आती हैं और अननोन नंबर से आती हैं। कभी इंटरनेशनल कॉल होता है तो कभी प्राइवेट नंबर से आते हैं। वो अपनी पहचान भी व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोग क्या किसी को डराएंगे, धमकाएंगे? हम देश धर्म पर जीने मरने वाले लोग कभी डरते नहीं हैं। इन लोगों के लिए क्या संदेश है आपका? मैं यही कहूंगी कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, तो जो अपना जीवन जन्म लिया है तो अच्छे से जिए और समाप्त हो तो सद्बुद्धि पाएंगे। प्रभु राम जी से प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ऐसे लोगों को अच्छे से सद्बुद्धि दे दें तो जी पाएं, और अगर नहीं जिए तो उन्हें जहां जाना। एक तरफ नक्सली 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीद सप्ताह मना रहे हैं और बस्तर संभाग के अंदरूनी इलाकों में बैनर पोस्टर लगाकर आम लोगों से इस बंद को सफल बनाने का आह्वान भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई नक्सल प्रभावित इलाकों के स्थानीय लोग नक्सलवाद का विरोध कर रहे हैं और नक्सलवादियों के खिलाफ ग्रामीणों ने अब मोर्चा भी खोल दिया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से सटे मुरूम गांव और सावर गांव के लोगों ने नक्सलवाद के खिलाफ नारेबाजी की है और नक्सलवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। ग्रामीणों ने नक्सलियों के शहीद सप्ताह का जमकर विरोध किया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप ANB न्यूज़ पर देख सकते हैं किस तरीके से ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं और वो जो लाल रंग के जो बैनर लगाए गए हैं नक्सलियों के द्वारा और ग्रामीणों को विवश किया जा रहा है। ग्रामीणों से आह्वान भी किया जा रहा है कि वो इस हफ्ते को शहीदी हफ्ते के रूप में मनाएं, शहीदी सप्ताह के रूप में मनाएं और जिस तरीके से लगातार जो विकास के काम सरकार की तरफ से किए जाते हैं वहां पर उनमें भी व्यवधान डाला जाता है नक्सलियों की तरफ से। तो ऐसे में अब ग्रामीण कहीं ना कहीं प्रशासन का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं और पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो कई नक्सलियों ने कई बड़े हमलों की कोशिश की है, लेकिन सभी नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है वहां की जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने, और सुरक्षा बलों के जवानों ने मुस्तैदी दिखाते हुए जिस तरीके से नक्सलियों से लोहा लिया है और जो स्थानीय लोग हैं वहां पर उनमें विश्वास जगाया है कि वो उनके साथ, जो स्थानीय लोग प्रशासन और सरकार के साथ हैं, सरकार और प्रशासन भी उनके साथ मजबूती से खड़ा हुआ है और किसी भी तरीके की किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसी का ये नतीजा है कि 2 गांवों के लोग एकजुट हुए हैं और जब नक्सली शहीदी सप्ताह मना रहे हैं तो ऐसे में नक्सलियों का विरोध खुलेआम किया जा रहा है और ये ग्रामीण एकजुट हुए 2 गांवों के लोग हैं ये, और नक्सलवाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। नक्सलवाद के खिलाफ नारेबाजी
ये लोग कर रहे हैं। एनबी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कांकेर से आपको दिखा रहे हैं। 2 गांव मुरुम गांव और सावर गांव की ये लोग जो एकजुट होकर के सड़क पर उतरे और नक्सलवादियों के खिलाफ इन्होंने नारेबाजी की। छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने आज मंत्री रविंद्र चौबे के निवास कार्यालय में आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम में अपना पदभार ग्रहण किया है और इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री चौबे ने उन्हें नए दायित्व के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर मछुआ कल्याण बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष MR निषाद, विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष धनेश पाटिला और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को काबू में करने के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन लॉकडाउन में भी कोरोना वायरस लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है और टोटल लॉकडाउन के बीच भोपाल में आज रिकॉर्ड 246 नए पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसके बाद से अब इस बात के कयास लगने लगे हैं कि क्या राजधानी में 10 दिन के लॉकडाउन को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। राजधानी भोपाल में टोटल लॉकडाउन लगे हुए 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। बीते 5 दिनों में भोपाल में कोरोना के करीब 1000 नए मामले सामने आ चुके हैं और भोपाल में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 6000 के आंकड़े को पार कर चुका है, जिसमें मंगलवार को 199 और आज 246 नए पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। राजधानी में कोरोना का संक्रमण लगातार नए इलाकों में बढ़ता जा रहा है और शहर की कई पॉश कॉलोनियां भी कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आ चुकी हैं। यूं तो अब बरसात के मौसम में कहीं भी सांप देखे जा सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का जशपुर इस वजह से पहचाना जाता है क्योंकि यहां पर गरीब लोग जमीन पर सोने को मजबूर हैं और ऐसे में हर साल सांप के काटने की वजह से दर्जनों लोगों की यहां पर मौत हो जाती है। लेकिन इनकी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है और इस बार कुछ क्षेत्रीय लोगों ने ही पहल की है, जहां भी जिस भी घर के आसपास या किसी घर में अगर सांप होने की सूचना मिलती है तो ये लोग वहां पर जाते हैं और सांपों की समस्या से पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाते हैं। युवकों से बातचीत करने पर पता चला है, उन्होंने बताया है कि ये इस क्षेत्र में गंभीर समस्या बनी हुई है, जिससे निजात पाने के लिए सांपों को अब पकड़ा जाता है और उन्होंने बताया कि ये कला उन्होंने उड़ीसा से सीखी है। वो चाहते हैं कि उन्हें प्रशासन की ओर से कुछ मदद भी दी जाए। चुनाव आयोग ने अभी भले ही उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान नहीं किया हो, लेकिन मध्य प्रदेश में सियासी पारा हाई है और अब तो उपचुनाव के लिए नेताओं ने दावेदारी पेश करना भी शुरू कर दिया है। अशोकनगर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस के टिकट के कई दावेदार सामने आ चुके हैं और इसी कड़ी में अब अमन चौधरी ने भी अपनी सशक्त दावेदारी पेश की है। अमन हरदोई क्षेत्र में कांग्रेस का प्रचार करते हुए दिखाई दे रही हैं और उनका कहना है कि उनके दादा भी पहले कई बार विधायक रहे हैं, लेकिन उनके कुछ अधूरे सपने हैं जिन्हें अब वो पूरा करना चाहते हैं। अशोकनगर विधानसभा 032 से दावेदारी करूँ टिकट की और मेरे दादाजी कम से कम 2 बार रावगढ़ से, 1 बार सौडरा से विधायक रह चुके हैं और
मैं अशोकनगर से हीरो शोरूम का मालिक हूँ, बिजनेसमैन हूँ, अच्छा व्यक्ति हूँ। अच्छा, इससे पहले आप कोई राजनीतिक पदों पर रह चुके हैं क्या? हाँ, मैं विधानसभा अध्यक्ष रह चुका हूँ, उपाध्यक्ष रह चुका हूँ और किसान महामंत्री रह चुका हूँ मैं। क्वालिफिकेशन वगैरह क्या? बीकॉम है मेरी। बीकॉम। तो मतलब राजनीति में नए उद्देश्य से आप टिकट मांग रहे हो, क्या है मतलब जन सेवा करनी है, समाज सेवा का क्या समाज सेवा करनी प्लान है आपके अंदर, क्या है? जन सेवा करनी है मुझे, समाज सेवा भी करनी है मुझे, और जो मेरे दादाजी का जो अधूरा सपना है वो बाकी रह गया, उसको और आगे तक बढ़ाना है मुझे। माफिया विरोधी मुहिम का आज एक बार फिर से आगाज किया गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम ने आज सुबह गांव मोहनिया में भू माफिया और आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई की है। करीब 2 एकड़ शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाई गई दूध डेयरी और अगरबत्ती कारखाना जो बनाया गया था उसे ध्वस्त करने का काम किया गया और कलेक्टर भरत यादव के निर्देश पर यह कार्रवाई एसडीएम रांची दिव्या अवस्थी के नेतृत्व में की गई है। कार्रवाइयाँ जो माफिया मंडल के तहत कार्रवाई की जा रही हैं, इसके तहत हम लोगों ने यहाँ पर ये 244 खसरा नंबर 246 में दिलशाद और दोस्त सागर जी का घर बना हुआ है, सतीश सागर, उनको तोड़ने की कार्रवाइयाँ की गई। मैम, क्या क्या निर्माण इसमें भूमि पे कर लिया गया है इनके द्वारा? ये बहुत बड़ा 2 एकड़ के करीब रकबा है, जिसमें अगरबत्ती की फैक्ट्री, डेयरी संचालन का और स्विमिंग पूल बनना और एक घर भी यहाँ पर बना पाया गया और उसके बगल में सतीश सागर का जो घर है वो रहवासी थे। किस प्रकार की इनके ऊपर कार्रवाई की गई? इनके ऊपर कार्रवाई तो एक तो माफिया संबंधी जैसा बताया कि इनके ऊपर कई प्रकार के अपराध भी दर्ज हैं, उसके तहत जो कार्रवाइयाँ होंगी, और ये अतिक्रमण की कार्रवाई थी जो कि हमने उनको सूचना दी, उसके बाद खाली कराया है ये कार्रवाई को यहाँ पर उसके बाद समाप्त। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में देवसर में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक की गई और इसकी अध्यक्षता देवसर एसडीएम विकास कुमार ने की है और कड़ी चेतावनी देते हुए कहा गया है कि 30 जुलाई की रात 8 बजे से 5 अगस्त सुबह 5 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। और साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अगर कोई भी नियमों की उल्लंघना करता पाया गया तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिले में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी को दृष्टिगत रखते हुए आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें उपस्थित समस्त सदस्यों द्वारा जिले में 30 जुलाई को रात्रि 8 बजे से 5 अगस्त सुबह 5 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित करने का निर्णय लिया गया है। इस अवधि में अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी प्रकार का मूवमेंट प्रतिबंधित रहेगा। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जो लॉकडाउन की गाइडलाइन जिला स्तर से जो निकाली गई है उनका अक्षर से पालन करें। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा इनका उल्लंघन किया जाता है तो उसमें विधि अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बलौदा बाजार में भी लॉकडाउन लगाया गया है और कलेक्टर सुनील जैन के आदेशानुसार 9 नगरीय निकायों में पूर्णतः लॉकडाउन किया गया है, जिसमें सभी वर्ग एकजुट होकर लॉकडाउन का पालन करते हुए नजर आए हैं। और हालांकि 3 दिन बाद भाई बहनों का त्योहार रक्षाबंधन भी है, ऐसे में लॉकडाउन का होना लोगों को रास नहीं आ रहा है, लेकिन जिले में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले आने से लोग लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाईगढ़ में गांव देवसागर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसके बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। दरअसल मां हिंगलाज माता मंदिर से लगे पठार जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव क्षत विक्षत हालत में पाया गया है और शव का कंकाल अधिक दिखाई देने की वजह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह शव करीब 6 से 7 दिन से यहाँ पर पड़ा होगा, लेकिन अज्ञात शव की पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है। मौके पर भटगांव पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बीते सोमवार को ग्राम पंचायत लिटिया में 30 से 40 मवेशियों को बगैर चारा पानी के बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है और इस मामले में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। गांव के स्कूल मैदान में सभी मवेशियों को बंधक बनाया गया है, जिसे छोड़े जाने के लिए एक मवेशी के लिए 1 दिन का दंड 250 रुपये रखा गया है और बंधक बनाए गए मवेशियों के लिए चारा पानी की व्यवस्था नहीं किए जाने से ग्रामीणों में जमकर नाराजगी देखी गई और वहीं ग्राम पंचायत के द्वारा इसी जगह को गौठान के लिए चिन्हित करने का प्रस्ताव रखे जाने की बात भी कही गई है। सुबह शाम 13 दिया जा रहा है इसको
आपने चाहे तो ये ग्रामवासी पूरा है और ग्रामवासी के कहने पर ही यहाँ रखा गया है फसल को बचाने के लिए, ना कि ये मेरा व्यक्तिगत फैसला है। ये गांव में मीटिंग किया गया था किसानों के द्वारा और किसानों ने ये फैसला लिया है कि यहाँ जो बिगड़े मवेशी हैं उसको यहाँ ला के रखना है। छत्तीसगढ़ के कोरबा डीएफओ कटघोरा के बंगले में घरेलू कामकाज करने वाली 24 साल की सेविका कोरोना संक्रमित पाई गई है। वो अपने गांव से 18 दिन के बाद काम पर लौटी थी और वायरस संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर डीएफओ ने स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया, जिसके बाद रैपिड किट से उसका परीक्षण भी करवाया गया और टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद डीएफओ बंगला सील कर दिया गया है और सेविका को विशेष कोविड हॉस्पिटल भेज दिया गया है और डीएफओ समेत बंगले में कार्यरत सभी कर्मियों को परिवार समेत होम क्वारंटीन किया गया है। कल तो उसका एंटीजन टेस्ट से पॉजिटिव आया था, तो कल एहतियातन उनको होम क्वारंटाइन रहने समझा दिया गया था, क्योंकि पेशेंट शिफ्टिंग 7 बज गया था। तो आज सुबह उनका होम क्वारंटाइन करके सब लोगों का 10 लोगों का ट्रू नाट सैंपल भेजा गया है और उनके जो क्लोज कांटेक्ट में थे, जो खासकर ड्राइवर थे, एक ड्राइवर का भी सैंपल लिया गया है, उसको भी होम क्वारंटाइन किया गया है। दो ड्राइवर कभी आते थे, वो लोग अभी इस बीच में नहीं आए, तो उनको अभी केवल एहतियातन होम क्वारंटाइन किया गया है। उनके विभाग को बोला गया है कि जो बंगला से ज़्यादा रिलेटेड रहे हैं वो लोग अपने आप को आइसोलेट कर लें, ऐसा अभी तैयारी किया गया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के एसडीएम ने लगभग 12 दुकानों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया है। नियमों का उल्लंघन करते नजर आई इन दुकानों पर कार्रवाई की गई है। वहीं लॉकडाउन को लेकर के आगामी आदेश आने तक दुकानें नहीं खोलने के एसडीएम ने आदेश दिए हैं। वहीं दुकान सील करने के बाद शहर के साथ साथ जिले के व्यापारियों में भी आक्रोश का माहौल है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में 6 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल वन परिक्षेत्र अर्जुनी में जंगली सुअर का शिकार किया गया और शिकार के बाद लेकर उन्हें जा रही थी, तभी गश्त के दौरान वन विभाग की टीम ने 6 आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ लिया। और अर्जुनी वन परिक्षेत्र अधिकारी टीआर वर्मा ने बताया कि 5 गांव बरेली के हैं और जबकि एक खोसला गांव का है, जिनकी जांच चल रही है और इस मामले में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। स्टाफ जंगल में गश्त के लिए गए हुए थे, उसी बीच कुछ लोग बाइक से आते हुए दिखाई दिए। स्टाफ उनसे मोटरसाइकिल रोकने का कोशिश किए, जिससे वो लोग और स्पीड से भाग गए। उसमें एक आदमी उतरा हुआ था, उससे जो है जंगली सुअर का जो है मांस जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि उनके अलावा जो भाग गए वो बरेली के 5 और लोग भी शामिल थे। हम लोग कंपार्टमेंट नंबर 362 महकोनी बीट में जो है जंगली सुअर मारे हैं, अपना अपराध जो है कबूल किए हैं। उसमें मांस का और उसके पोटी वगैरह का जो है कोटा का जब्तीनामा जंगल में जो है बनाया गया है। अलग अलग जगह में बिखेर दिए थे, उसको फेंक दिया गया था, सबको जो है जब्ती किया गया है। और उनसे अपराधियों से पूछताछ में उन्होंने अपना अपराध कबूल किए हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 90 लोगों पर मामला दर्ज किया है। नकली सोना बैंक में रखकर 85 लाख रुपए का गबन करने का आरोप 90 लोगों पर है और इसी के चलते सभी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। मामला 3 साल पहले का बताया जा रहा है। कैनरा बैंक मल्हारगढ़ में नकली सोना रखकर तत्कालीन बैंक मैनेजर और स्थानीय सुनार राजेश सोनी की मिलीभगत से धोखाधड़ी की गई। नकली सोने के आधार पर 85 लाख रुपए निकाल लिए गए थे, जिस पर अब मल्हारगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की है। चलिए, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए एएनपी न्यूज के साथ।